सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे अगले चैप्टर के बारे में जो कि है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें हम समझेंगे बेसिकली जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदला जाता है तो कितने करेंसी के बदले कितनी करेंसी देनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विदेशी विनिमय दर। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के कितने मेथड हैं। बेसिकली यहां पर 3 मेथड है हमारे: फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल और मैनेज फ्लोटिंग। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज रेट, वो भी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। कई लोगों को ये मीनिंग पता नहीं होगा फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, विदेशी विनिमय दर क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पता है कि अभी हमें $1 के बदले इंडिया को लगभग 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। $1 के बदले लगभग 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये है एक एक्सचेंज रेट। अब हम बाद में देखेंगे कि ये कैसे डिसाइड हुआ है, लेकिन $1 के बदले 70 रुपए देने पड़ रहे हैं। वही ये कौन सी करेंसी है? अमेरिका की डॉलर है। और आपको बता दूं, ऐसी दीनार होती है तो वहां पर एक दीनार इज इक्वल टू 180 to 200 रुपीज है। क्या करो, बहुत ज्यादा महंगा है। वहीं पर आपको अगर घूमने का मन है, देखो एक चीज पहले बता दूं आपको, आप अगर 70 रुपए लेके जाके अमेरिका में जाएंगे ना तो आपको वहां पे कितना मिलेगा? ओनली $1 मिलेगा। अच्छा, आपको बता दूं, अगर आप ₹1 लेके पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान में वो रुपया लगभग कितना बन जाएगा? ₹1.5 बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, अगर पाकिस्तान में आप 1 लाख रुपए लेके जाते हैं तो वहां की करेंसी में जब कन्वर्ट कराएंगे तो वहां की करेंसी के हिसाब से वो बन जाएंगे 1.5 लाख रुपए। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां की करेंसी हमारे देश की करेंसी की तुलना में थोड़ी कमजोर है, वही हमारी करेंसी अमेरिका की तुलना में क्या है? थोड़ी कमजोर है, थोड़ी का बहुत ज्यादा कमजोर है। तो अच्छा, आपको अगर कभी फॉरेन टूर करना है ना तो आपको मैं एक देश बताता हूं, वहां पे जाने में आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। फायदा क्यों होगा? क्योंकि वहां की करेंसी इंडिया की करेंसी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर है। आपने एक देश का नाम सुना होगा, वियतनाम। वियतनाम। अब वियतनाम देश के बारे में आपको बताऊं तो उस देश की करेंसी का जो नाम है वो है डोंग। ठीक है, क्या है? डोंग। अब आपको बता दूं, वहां का डोंग इंडिया के ₹1 में 330 डोंग मिलते हैं। कितने? 330 डोंग मिलते हैं। इसका मतलब अगर आप वहां पे 1 लाख रुपए लेके जाते इंडिया में, इंडिया से वियतनाम, तो मल्टीप्लाई बाय 330, तो ये हो जाएगा 00 अगेन 30। ठीक है, 10 लाख करोड़, 3 करोड़ 30 लाख डोंग बन जाएंगे वहां पर। ठीक है, मतलब वहां की करेंसी इंडिया के मुकाबले क्या है? बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अच्छा, अब बात आ रही है ये सब डिसाइड कैसे हो रहा है। देखिए इसको, और आप दूसरी फॉर्म में निकालना चाहे तो वी नो दैट $1 इक्वल टू 70 रुपए। जब उसको आप 70 से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट में कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी, 0.14 समथिंग लाइक, जो भी आ रहा है, तो वो निकल के आ जाएगा आपका एक्सचेंज रेट। कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलने के लिए जिस रेट पे बदला जाता है उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस रेट पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदला जाता है। ठीक है, आज के टाइम में बदलना जरूरी है। रीजन, कोई भी देश पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। किसी को दूसरे देश की करेंसी चाहिए क्योंकि कोई जापान से माल खरीदता है, कोई चीन से खरीदता है, कोई अमेरिका से खरीदता है, कोई अफ्रीका से खरीदता है और कोई इंडिया से खरीदता है, सॉरी। तो इतने सारी कंट्री से जब सामान खरीदना है तो आपको पेमेंट अपने देश के रुपए में नहीं करनी है, उनके देश में करनी है। अब एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें चाय पीनी है और हम चले जाते हैं पाकिस्तान और कहते हैं भैया चाय पी ली, ये रहते 10 रुपए, उस पर क्या छपा है? गांधी। वो नहीं लेगा। उसे क्या चाहिए? उनके नोट पे छपा होना चाहिए जिन्ना, क्योंकि वहाँ का जिन्ना, उनके नोट पे जिन्ना जी छपे हुए हैं, तो नहीं चलेगी ना, तो वहाँ पे उनकी करेंसी देनी पड़ेगी। तो ऐसे अगर आप बड़े लेवल पे भी कुछ माल मंगाते हैं वहाँ से या भेज रहे हैं समथिंग, तो उस देश की करेंसी हमें चाहिए होती है। क्लियर है? नाउ अब बात करते हैं कि ये $1 इक्वल टू 70 रुपए डिसाइड कैसे होता है। तो यहां पर सबसे पहले आ रहा है, यहां पर पहला सिस्टम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर विनिमय दर प्रणाली। देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि
वो रेट डिसाइड करता है गवर्नमेंट। मतलब $1 = 70 रुपए। अगर ये कंडीशन कौन डिसाइड करे, गवर्नमेंट डिसाइड करे उस देश की, तो उसे बोलेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, साथ ही आपको समझा दूं, अगर ये गवर्नमेंट डिसाइड ना करे और ये डिसाइड हो किससे, डिमांड और सप्लाई से। आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जिसमें हम इक्विलिब्रियम प्राइस निकालते थे, तो वहां पर किसी भी चीज के प्राइस जो डिसाइड हो रहे थे वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू हो रहे थे। सेम लाइक यहां पर भी अगर $1 = 70 है तो ये डिसाइड होता है जस्ट बिकॉज किसकी वजह से, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है, जिसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में देखते हैं कि कितनी हमारी डिमांड है उस चीज की और कितनी सप्लाई, उस हिसाब से क्या डिसाइड हो जाता है, एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाता है। इसको नम्य विनिमय दर प्रणाली कहते हैं हिंदी में, या परिवर्तनशील प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन डिसाइड करता है, सरकार। और यहां पर कौन डिसाइड करती है, यहां पर मांग और सप्लाई निर्धारित करती है। ठीक है, अब अच्छा एक चीज मेरे को और याद आई, फिक्स एक्सचेंज रेट में 1900 के करीब में क्या होता था, जो एक फिक्स एक्सचेंज रेट था वो बनाया जाता था गोल्ड के थ्रू। गोल्ड मतलब सोना। होता क्या था, यहां पर सोने के थ्रू एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था। वो कैसे होता था समझो जरा। एग्जाम्पल के लिए देखो, मेरे को नहीं पता सोने के प्राइस क्या है, मैं वो सस्ता करके आपको समझा रहा हूं कि मान लो $1 = 10 ग्राम सोना। $1 = 10 ग्राम, एक्चुअल में ऐसा नहीं है लेकिन मैं समझाने के लिए रहा हूं। और $100 = इंडिया में 10 ग्राम सोना। इसका मतलब सोने की क्वांटिटी दोनों में क्या है, सेम है। इसका मतलब हो गया $1 = 100 रुपए। ये कैसे डिसाइड हुआ, हमने बीच में मेजरमेंट करने के लिए किसको बीच में रखा, गोल्ड को। देखा कि 10 ग्राम गोल्ड उसकी कंट्री में कितने रुपए में आता है और इसके कितने डॉलर में आता है, उस हिसाब से डिसाइड हो गया $1 कितने बराबर, 100 रुपए। तो ये स्वर्णमान प्रणाली या गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी कहते थे इसको, जो पहले चला करता था। ठीक है, जो किसके अंडर आता था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग आता था। एक और इसमें था ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स में क्या होता था, डॉलर को ही लेकिन अमेरिकी डॉलर में कन्वर्ट करके, मींस वहां पे अमेरिकी डॉलर में सारी करेंसी को देखा जाता था। ठीक है, गोल्ड को पहले अमेरिकी डॉलर में करा, फिर उससे सारी करेंसी को कंपेयर किया जाता था और डिसाइड होता था एक्सचेंज रेट। तो इसके अंदर दो चीज और सब पॉइंट आपको मिल सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रेटन वुड्स। दोनों एक बार रीड कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको डेफिनेशन ये याद रखनी है, ये याद रखनी है और ये याद रखनी है। ओके, दूसरी बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया आपको, जहां पर एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिसाइड होता है। और डिमांड और सप्लाई किसकी, डिमांड और सप्लाई ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको यहां पे लेके समझाता हूं कि ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये एक्स। अब यहां पे तो आती है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा, और यहां पे आ रहा है प्राइस नहीं एक्सचेंज रेट, यहां पे आ रहा है एक्सचेंज रेट। तो ये हमारी डिमांड है, सभी लोग डिमांड करते हैं डॉलर की, उन्हें कुछ ना कुछ, जैसे कच्चे, हमें हमारे देश को तेल सारा जितना भी पेट्रोल है, फ्यूल है, वो सारा बाहर से आता है। कई सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, जो कई सारे एरोप्लेन्स हैं, कई सारी लड़ाकू विमान हैं, जो हम बाहर से क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, तो हम डॉलर की डिमांड करते हैं। वैसे ही बाहर देश में, विदेश से कपड़े बेचकर, मसाले बेचकर, बहुत अन्य सारी सर्विस बेचकर, सॉफ्टवेयर बेचकर हम डॉलर को कमाते भी हैं। तो वो क्या हो रहा है, सप्लाई। तो जहां सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाते हैं, हमारे डी और एस बराबर हो जाते हैं, तो वहां पर एक्सचेंज रेट आर और ये क्यू, ये निकल के आता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। तो मतलब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट समझने के लिए कौन से में आएगा, वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आएगा, जहां पर एक्सचेंज रेट डी एंड एस, मांग और सप्लाई के थ्रू डिसाइड हो रहा है, मांग और सप्लाई के थ्रू डिसाइड हो रहा है। तो ये रही हमारी डिमांड फॉर अ डॉलर, फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हो, सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, जहां पे वो कट कर रहे, इतना हमारा क्या है, एक तरह से इक्विलिब्रियम आ रहा है। और इस जब ये कट कर रहा है उस टाइम पे एक्सचेंज रेट ये चल रहा है, इसे आर बनाया मैंने, ठीक है, ये होगा हमारा एक्सचेंज रेट, इसे आप ओ आर ही बोल सकते हैं। और कितनी क्वांटिटीज हमारे को जरूरत पड़ रही है, ओ क्यू की। तो वेल, आज के टॉपिक में वजह से मैं आपको इंट्रो दे रहा था कि एक्सचेंज रेट होता क्या है, ठीक है, ये डिसाइड करने की कौन कौन से तरीके हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट।
बेसिकली यहाँ पर भी मैनेज फ्लोटिंग आएगा जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक एक्सचेंज रेट को कैसे शिफ्टिंग होती है। मींस आपने पढ़ा होगा माइक्रो के लास्ट चैप्टर में कि अगर डिमांड या सप्लाई में चेंज हो जाए या डिमांड चेंज हो जाए तो इकोनॉमिक प्राइस चेंज हो जाता था। सेम लाइक यहां पर एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो मिलता है अगले पार्ट में, डिटेल में समझेंगे ये वाला टॉपिक। आज के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।